अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सानिया 9 मई के हवाले से बात करना चाहूँगा। आज 9 जून है, एक माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और बहुत बातचीत 9 मई के वाक़यात पर होती रही। इसको पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन करार दिया गया क्योंकि हमने जो मनाजिर देखे, जो हरकत व सकनात देखी हमने कुछ मखसूस लोगों की जानिब से, दिल खून के आंसू रोया उनके बाद। उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब बहुत सारे लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार किया या ये कहा कि ये कुछ अनासिर बीच में मौजूद थे, ये लोग एक ख़ास सियासी जमात के कारकुनान नहीं थे, या ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके और मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया। फिर ये भी सवाल उठता रहा कि अब जो तमाम तर लोग इनमें मुलव्विस हैं उनके साथ किस तरह से निपटा जाए। रियासत ने यह फ़ैसला किया कि इनको बिल्कुल एक मिसाल बनाना चाहिए और इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। फ़ौजी कोर्ट्स की बात हुई, सिविल कोर्ट्स की बात हुई, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की बात हुई और बेतहाशा लोगों को इस सिलसिले में आइडेंटिफाई करके उनकी तस्वीरों की मदद से जो वहाँ मौजूद थे गिरफ़्तार किया गया। फिर सवाल किया जाता है कि शायद रियासत बहुत सख्ती से इनके साथ निपट रही है। मैं यहाँ पर यह बात वाज़े करता चलूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सख्त से सख्त कवानीन मौजूद हैं। यहाँ पर तो बात फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की है या सिविल तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की है। हमारे जो इस वक्त मुल्क दुनिया की सुपर पावर है, अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पर फ़ौजी इमलाक को छोड़िए, एक फ़ौजी या उसके किसी घर के करीबी फ़र्द को नुकसान पहुँचाने की साजिश करने पर भी सज़ाएँ हैं। और ये सज़ाएँ जिनका आगाज़ 6 माह से होता है और ये जुर्माना जो चंद $100 से शुरू होता है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाता है और भारी से भारी जुर्माने भी इस सिलसिले में आयद किए जाते हैं। भूल जाइए कि कोई फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का सोचेगा या कोई कोर कमांडर हाउस तक जाएगा। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के कवानीन मौजूद हैं और यकीनन कोई जुर्रत नहीं करता इस तरह के काम करने की। पाकिस्तान में हमेशा एक बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता पाकिस्तान की आवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान रहा। एक मखसूस सियासी जमात ने अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की और किसी को अंडर प्रेशर लाने के लिए एक मनसूबाबंदी पूरी की पूरी की गई। एक बड़ा ही तकलीफ़ दे ये सारा का सारा मामला था। रियासत ज़रूर सख्ती से निमट रही है, इससे ज़्यादा सख्ती से निमटना चाहिए। जो लोग इन कामों में मुलव्विस थे उनको इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए और एक मिसाल कायम की जानी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसा काम करने का सोचे भी मत। आज का दिन ख़ासी अहमियत का हामिल है। आज पाकिस्तान का साल का 2023-24 का बजट पेश हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी बहुत सारी हाइलाइट्स हैं। कहीं पर 30 से 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा, पेंशन्स में इजाफ़ा, मज़दूर की उजरत, लग्जरी आइटम पर टैक्सेस, सोलर पैनल्स के लिए ख़ाम माल पर रियायत और बहुत सारी और चीज़ें हैं। और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि फिर कुछ दोस्त ममालिक भी हमें रिज़र्व्स देंगे और फिर IMF हमें एक बड़ी रकम देगा जिससे हम शायद चीज़ों को बेहतर करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे मौशी जो माहिर हैं उनसे आज के प्रोग्राम में हम इस बजट के हवाले से जानेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और एक आम आदमी के लिए क्या खुशखबरी और बेहतरी इस सारे बजट में हो सकती है। जी, यहाँ पर गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक मुशीर ख़ज़ाना हैं। उनके साथ साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे मौशियात हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया और फिर ये बजट 2023-24 IMF की तमाम तर शराइत मान ली, अब इसके बाद कोई तवक्को रखी जा सकती है जिसका इजहार शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? क्योंकि अब तक तो मायूसी देखने में आई और IMF ने जो हाल ही में एक शेड्यूल जारी किया था उसमें भी कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अब आप समझते हैं कि कुछ जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान की वो पूरी हो सकती? देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है तो हमें उसमें यकीन तो करना चाहिए क्योंकि वो उन्होंने ज़रूर IMF से बात की होगी और उसको कोई किसी किस्म की कमिटमेंट तो मिली होगी। अब देखना वाली बात जो है वो ये है कि बजट क्या उन IMF के तकाज़ों के मुताबिक बनता है या नहीं बनता। जो इस वक्त तक खबरें आ रही हैं ऑफ एंड ऑन, तो उसमें तो खसारा जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है और क्योंकि IMF की चंद एक शराइत हैं जो कि पूरी करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो प्राइमरी सरप्लस आपने लेना है हल्का सा,
जिसका मतलब है कि हर अखराजात जो है सूद के अलावा वो आपने टैक्सों से पूरा करना है। सो अखराजात तो कोई कम होते नज़र नहीं आ रहे। अब ये जब बजट आएगा तो पता लगेगा कि कितने अखराजात हैं फेडरल गवर्नमेंट के और कितने अखराजात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के होंगे। वो तमाम अखराजात को मिला के ओवरऑल जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो अखराजात के मुकाबले में होने ज़रूरी हैं। तो अभी तक तो हमें कहीं कटौती नज़र नहीं आ रही। अब तनख्वाहों और पेंशन्स को भी बढ़ाया जा रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी फुल स्पीड पे आगे आ रहे हैं। प्रोविंसेस जो हैं वो भी अपने अपने प्रोग्राम्स बड़े से बड़ा करते जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि तकरीबन 20,000 अरब रुपए का तो खर्चा डेफिनेटली होगा बजट्स में। जी। तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि ये क्या आईएमएफ इसको मानेगी या नहीं मानेगी। सो नंबर एक राइट। तो ये है कि ये लिटमस टेस्ट होगा कि बजट उसके मुताबिक बनता है या नहीं बनता। फिर राइट। उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत होगी कि वो किस्त जो नाइन्थ रिव्यू के बाद आनी थी वो इसी मीटिंग में अप्रूव होके जून के महीने में ही आएगी कि नहीं आएगी, या उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा। एंड देन वी विल हैव टू सी कि आगे रोड मैप क्या बनता है, क्योंकि आईएमएफ ने भी बात जो पहले भी की थी, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करें, तो उसकी तरफ क्या कदम जाएंगे। सो अभी आई थिंक अभी बहुत खासे सारा इफ्स इबाम है, एंड बट्स यकीनन हैं। क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों में आने वाले दिनों में साथ साथ हमें आती जाएगी, और फिर जो रिस्पांस आएगा यकीनन उससे भी, और जितना मज़ीद इस पर बजट पर डिबेट होती जाएगी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बेग साहब, अब कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो अब तक जो चीज़ें पॉजिटिव हैं इस बजट में? अगर मैं उनकी बात करूँ तो ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन जो हैं, सरकारी मुलाजमीन, महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 35% का एक बड़ा इजाफा उनकी इंक्रीमेंट की मंजूरी दी गई है। फिर ग्रेड 16 से ऊपर जो है वो 30% की बात है। फिर पेंशन जो है 17.5%, मजदूर की उजरत 32,000 रुपये कम से कम। ये वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो एक आम आदमी, बिल्कुल एक ले मैन जो सबसे पहले देखता है, उनके लिए कितनी पॉजिटिव और हौसला अफजा हैं ये चीज़ें? देखिए, ये जो आपने गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का जिक्र किया है, ये मैं ज़रा लॉन्गर टर्म में अगर देखूं तो इससे तो महंगाई में बहुत इजाफा होगा। बिकॉज आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे में 10 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ाई है, 50 रुपये फ़ी लीटर थी, उसको 60 रुपये आपने करा है, और उससे तकरीबन 800 बिलियन रुपीस आपको मिल रहे हैं, जो आप ये पेंशन में और तनख्वाहों में 30 और 35% की शक्ल में देना चाहते हैं। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ महंगी होती है। तो ये तो आप महंगाई को ट्रिगर कर रहे हैं। लिहाजा मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे एडॉक मेजर्स नहीं करना चाहिए कि जिससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा ना हो। ये मुल्क में इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, अफरात ज़र कम करने की बात कर रहे हैं, आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ आपने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जब बढ़ेंगी तो महंगाई में इजाफा होगा। तो ये गरीब आदमी को नेट तो महंगाई उसको मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप उसकी 30% तनख्वाह बढ़ा भी दें या पेंशन बढ़ा भी दें तो उससे फ़ायदा है। तो इसमें मेरा व्यू यही है कि ये एडॉक मेजर्स लिए गए हैं। इलेक्शन बजट कह लें, आवाम की वोट बैंक के लिए कह लें कि जी महंगाई इतनी बड़ी है, लोग नाराज़ हैं, तो उनको तो मुंह बंद करना है। लेकिन आप ये देखें कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। आप ये देखें आपके पास फिस्कल स्पेस कितनी है। आप ये देखें कि आपके पास आईएमएफ ऊपर खड़ा हुआ है लीव इट और टेक इट की बुनियाद के ऊपर, और वो एग्रीमेंट हमारे लिए अशद ज़रूरी है साइन करना। बातें तो आप 10 कर लें, होता तो हो, नहीं होता तो नहीं हो, ये सब बेकार बातें हैं। आईएमएफ का एग्रीमेंट हमारे लिए इम्पेरेटिव है, क्योंकि हमारे बाकी जो डोनर्स एजेंसीज़ के फंड्स हैं, जो लाइन ऑफ क्रेडिट्स हमारी अप्रूव हुई हैं, वो भी हमें
उसी वक्त मिलेंगी जब IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है, रिवाइव हो जाता है। तो राइट, ये तो उस फ्रंट पे जो आप एक अच्छी खबर कह रहे थे। मैं पैसे नहीं हूँ, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन फंड्स भी हमारे इनकम से या रेवेन्यू से नहीं आ रहे। राइट, गुर्बत भी बढ़ेगी, महंगाई जो ये फिगर्स चीज़- बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान शाह साहब, जो इसहाक डार साहब ने फरमाया कल और जो हम इंडिकेटर्स देखते हैं उसमें सर जो हमारी सनती तरक्की की शरह है वो मनफी 2.94% रही। हाउ अलार्मिंग इज़ दैट, और उसको हम किस तरह से आने वाले वक्त में बेहतर कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि हम तकरीबन पिछले 1 साल से तमाम डिसीजंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक नहीं ले रहे। अब हमने देखा कि ये जो इंपोर्ट कंप्रेशन की गई, ये पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले साल के बजट में की, उसके बाद फिर ये बढ़ती चली गई, और IMF प्रोग्राम में तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बैलेंस क्रिएट करना था एक्सचेंज रेट के ज़रिए, लेकिन हुकूमत ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से किया है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स जो हैं वो टूट गई हैं। ना उनको रॉ मटेरियल मिलता है, ना उनमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक्सपोर्ट्स में फिर उनको बड़ी मसले मसाइल होते हैं, वो डिलीवरी भी नहीं कर पाते, और वो ऑर्डर्स पाकिस्तान से चले जा रहे हैं। सो इकोनॉमिक एक तरह का हमने डिसरप्शन जो की है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क में वो ख़त्म हो गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आसमान पे चली गई है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये हम करंट अकाउंट डेफिसिट को ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ों से कंट्रोल करने की कोशिश में हमने की है, और उससे हमने मुल्क की तबाही कर दी है। अब हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ों को हमने ठीक कैसे करना है, और इसीलिए ये IMF प्रोग्राम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और IMF प्रोग्राम की 3-4 शर्तें हैं, जिसमें से एक तो मैं पहले कह चुका कि प्राइमरी सरप्लस आपने लेना है। दूसरी शर्त है कि आपने एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना है, वो अभी तक मार्केट बेस्ड नहीं हुआ। हमारा जो हवाला की मार्केट में और हमारी दूसरी इंटरबैंक मार्केट में अब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा फिर हमारे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी IMF चाहती है कि आपका पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स हों। अगर वो भी आप पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स नहीं करेंगे, डिसइंटरमीडिएशन जो है बैंकिंग सेक्टर से निकल के वो लोग जो डॉलराइजेशन में जाएंगे, दूसरी चीज़ों में जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर्स की फिर डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम एक बड़े विशस साइकिल में फंसे हुए हैं, और उस साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हुकूमत का जो इरादा है वो बिजनेस एज यूजुअल है। बिजनेस वो जैसे पिछले साल इतना बड़ा बजट दिया, पिछले साल भी कुछ नहीं उसमें कटौती की, कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के डेफिसिट्स को कंट्रोल नहीं किया गया, बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया गया। अब देखें कि इतना टाइम गुजर गया है, उसी तरह ही हमारे लॉसेस चल रहे हैं, उसी तरह ही हमारी जो बिजली है वो इनफिशिएंट तरीके से हो रही है, सोलराइजेशन हम नहीं कर पा रहे। सो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम कोई एक किस्म का स्ट्रेटेजिकली नहीं आगे चल रहे हैं, हम डे टू डे लिविंग में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो आई थिंक ये बजट बड़ा एक ऑस्टेरिटी बजट होना चाहिए था, हुकूमत का पेट काटना चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत जोर देना चाहिए था, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त भी कोई 2,500 अरब का बातें हो रही हैं, तो ये इस तरह से फिर आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। राइट, बेग साहब आप क्या कहेंगे सर? सनत का जो पहिया बिल्कुल रुक चुका है मुल्क में, और जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो भी तबाह हाल है, ख़त्म होती जा रही है। ये सनती पहिया को चलने के आसार नज़र आते हैं, या इस हवाले से आप समझते हैं कि कुछ ऐसे इक़दामात मुमकिन हैं या किए जाएंगे, या ये जूं का तू मामला रहेगा? देखें, बड़े वैलिड रीज़न हैं सनत के इस बुरी हालत में आने के। पहली चीज़ तो यह है कि फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी जो है वो बढ़ गई है, और
24% बैंकों के लेंडिंग रेट पे इस वक्त कोई सनद ऐसी नहीं है कि जो बैंकों को भी दे सके, 24% मार्कअप सर्विस कर सके और बाकी अखराजात निकाल के मुनाफा कमा सके। लिहाजा वर्किंग कैपिटल जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट होता है स्टेट बैंक में, मैं आज की फिगर बतला रहा हूँ, ये होता था पिछले साल 589 बिलियन रुपीस। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो घट के कम हो के 150 अरब रुपए सिर्फ रह गया है। तो 600 अरब रुपए से कम हो के 150 अरब सिर्फ आ गया है। वो यही है कि लोग क्रेडिट नहीं ले रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते 24% के ऊपर बैंकों का रेट। एक ये मसला है। दूसरी सनत को एलसीज में हमारी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन मुतासिर हुई है और एलसी खोलने में जो मुश्किलात हैं और जो वो उनकी शराइत हैं ओपन यानी कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि 1 साल के लिए वो डेफर कराएं, ये उसके लोग पैसे लेके इधर से उधर से हवाले से बेच के फिर डेफर कराते हैं 1 साल की डेफर पेमेंट। ये सब चीज़ें सनत की माली लागत बढ़ा रही हैं। फिर हमारा जो बिजली और गैस की थी कंसेशनल टैरिफ जो बांग्लादेश और दूसरे ममालिक को देख के कम्पिटिटिव नेस की बुनियाद पे दिया था, वो एक्सपोर्ट सेक्टर्स का वो भी IMF के कहने पे ख़त्म कर दिया, वो सब्सिडी ख़त्म हो गई है। तो वो हमारा $9 पर MMBTU गैस का बन गया और ऐसी बिजली की कीमतें बढ़ी। ये सब चीज़ें और फिर इम्पोर्ट रॉ मटेरियल जो आप मंगा रहे हैं वो 300 रुपये का डॉलर के हिसाब से आपको, ये सब माली लागत बढ़ गई है। माली लागत बढ़ी है तो कम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। ऑर्डर कम आए तो प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो बेरोज़गारी हो रही है, लोगों को निकाल रहे हैं, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये तो इंडस्ट्री ये जो एक चीज़ सोलर पैनल्स के हवाले से और उसके खाम माल पर ड्यूटी कम करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अभी तक एक यही पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है, इसको पॉजिटिव देखते हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बैटरी पे किया उन्होंने, रॉ मटेरियल ऑफ द बैटरी ऑफ द सोलर पैनल। सोलर पैनल 2 किस्म के होते हैं, एक बगैर बैटरी से जो दिन में चलता है और अगर एक रात में भी आप उसकी स्टोरेज को यूज़ करना चाहें तो बैटरी के ज़रिए करते हैं। उसकी बैटरी के रॉ मटेरियल पे इन्होंने ड्यूटी ख़त्म करी है। लेकिन सोलर पे पैनल मैं ताज्जुब में हूँ, इतना लेट पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जा रहा है। टर्की में हर बिल्डिंग में जो गीज़र है वो अगर सोलर पैनल से नहीं चलता तो उसकी बिल्डिंग की अप्रूवल नहीं होती, उसके पास नहीं करते प्लान और लोग घरों में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो हमने ये सब चीज़ें बहुत लेट शुरू की हैं, लेकिन नेवरदलेस अब कम से कम सोलर एनर्जी से लोग इसलिए गए कि महंगी एनर्जी इतनी हो गई है कि सोलर पैनल उनको एक ब्लेसिंग नज़र आता है इन डिस्गाइज में। तो ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि सोलर पैनल या रिन्यूएबल एनर्जी ही हमारा जो है मुस्तकबिल है। सलमान साहब भी 2 चीज़ें कहते थे, मैं भी 2 ही चीज़ें कहता था। एक तो हमें ये पेट्रोलियम मसनूआत, फर्नेस ऑयल, ये महंगी LNG से अब निकलना होगा और हमने मुतबादल एनर्जी के ज़राए से बिजली पैदा करनी होगी, इंपोर्ट बेस फ्यूल के बजाय लोकल मुतबादल तवानाई के ज़राओं से बिजली पैदा करनी होगी एक, और दूसरा हमें एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना होगा। हम खाने पीने की अशिया, ग्रेन, शुगर, गेहूँ और दालें और खुर्दनी तेल, ये चाय, ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। एक वक्त होता था ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, सेल्फ रिलायंस थे। हमने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, लोगों ने ज़मीनें बेच बेच के सोसाइटियाँ बना दी और कॉटन की फसल की जो ज़मीन है, लैंड है, वो शुगर केन में कन्वर्ट हो गई। उससे फ़ायदा तो हुआ नई जनरेशन को, बेंटले गाड़ियों में और पोर्शे में घूम रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी जो पाकिस्तान की एक ताकत थी, जिसको बाबा कौम कहते थे ज़राई सनती पाकिस्तान। यानी आप ज़राअत में फ़रोग़ करके उससे सनत में उसको यूज़ करके एक्सपोर्ट करें, ये है पाकिस्तान। हम अब इंपोर्ट करके एक ट्रेडिंग स्टेट बन गए और इंपोर्ट भी
हमारी जिन हालात में हो रही है, डॉलर खाने को नहीं है हमारे पास, और रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुआ है उससे बड़ी महंगी इंपोर्ट हो गई, 300 रुपये पे पहुंच गए, अनप्रेसिडेंटेड। तो ये सब चीज़ें हैं, ये डिफेक्ट हैं, ये फ्लॉज हैं, ये Right, ब्लीडिंग ब्रेक कर रहे साहब, हैं, ठीक है। इनको आपने कैप करना है। बिल्कुल सही सर। चीफ का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये जो फिगर्स आ रहे हैं कि कुछ डिपॉजिट्स सऊदी अरब और चाइना से कराए जाएंगे, ये एक उम्मीद है, ये मुमकिन हो पाएगा और इससे कितनी को बेहतरी आएगी? अगर ये डिपॉजिट्स होते हैं तो क्या एक बेहतर शक्ल हमें बनती हुई चीज़ों की नज़र आएगी? देखें, ये सारी बातें तो पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं और जाहिर है कि बिहाइंड द सीन्स ज़रूर बातचीत हो रही होगी, वरना कोई ऐसे क्लेम्स करना आई थिंक फिर बहुत झूठ पे मबनी होता। सो आई एम श्योर के पीछे कोई बातचीत तो चल रही है, लेकिन एक जो बात हम सुनते आ रहे हैं वो ये है कि ये डोनर्स उस वक्त तक हमारी मदद नहीं करेंगे जब तक आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा, और आईएमएफ प्रोग्राम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये डोनर्स की पैसा नहीं आ जाएगा। सो ये कोई चिकन एंड एग प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं। तो होपफुली ये भी करना बहुत ज़रूरी है। देखें, बात ये है कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का इस वक्त दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे हिस्टोरिक कर्जे हैं इंटरनेशनली 130 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं, उनकी उनकी वापसी, क्योंकि हर साल तकरीबन 25 अरब डॉलर उसमें से वापस करने हैं और हर साल तकरीबन 4 अरब डॉलर का सूद भी उसके ऊपर देना है। सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको पूरी एक हिकमत अमली चाहिए, और उसमें बेसिकली एक आईएमएफ प्रोग्राम का होना पहला स्टेप है, और उसके दूसरा स्टेप फिर ये अच्छा, है सॉरी कि फॉर आप इंटरप्शन, लेकिन डॉक्टर साहब जो एक बात अभी बहुत सारे लोग हमें करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जी आईएमएफ के पास जाए बगैर ही इस हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया और शायद अब आईएमएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बार्टर ट्रेड की बात सुन रहे थे, हम रूस के साथ मामलात की बात सुन रहे थे, वो सब हवा में ही थी बातें। देखें, डिफ़ॉल्ट बहुत सी किस्मों का होता है ना। जो मेजर डिफ़ॉल्ट हम जिसकी बात करते हैं उसको सॉवरेन डिफ़ॉल्ट कहते हैं, और वो कैपिटल मार्केट्स में जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट होने से वो एक बड़ा विजिबल ट्रिगर हो जाता है। अब हमारा जो बॉन्ड है वो 2024 में आना है, उससे पहले हमने सिर्फ उनके ऊपर सूद देना है, तो सूद हम आई थिंक के पे करते चले जा रहे हैं, लेकिन 2024 से पहले वो वाला डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। बट उसके अलावा तमाम डिफ़ॉल्ट्स तो हो चुके हैं ना, जो कि आपकी एलसीज नहीं खुल सकती, आपकी फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। जब पीआईए का जहाज़ कहीं एयरपोर्ट किसी पे लैंड करता है, वहाँ ज़ब्त हो जाता है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की हुई, डिफ़ॉल्ट की हुई है उस चीज़ पे। सो बहुत सी जो इकोनॉमिक डिसरप्शन आप देख रहे हैं वो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के होने से पहले ही हो रही है, और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी अनटिल हम एक आईएमएफ प्रोग्राम नहीं करते। सो ये सोचना कि आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर हम बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहेंगे, तो ठीक है 2024 तक हम चलेंगे, लेकिन ये जो डिसरप्शन है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डॉलर जो है फिर वो इस वक्त तो जिस जगह पे ठहरा हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर ही ऊपर फिर उड़ता जाएगा, तो कोई स्टॉपिंग नहीं होगी। सो आई थिंक कि ये चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है और उसके लिए अमल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आईएमएफ प्रोग्राम पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि फिर जो वेस्टर्न दुनिया के अदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएफसी है, दूसरे इस तरह के मल्टीलैटरल्स हैं, इनका हमने कोई 50 अरब के करीब तो इनका लोन देना है, और वो सिर्फ उसी सूरत में होगा कि वो नया लोन देंगे तो पुराने लोन हम पे ऑफ कर सकेंगे। तो उनके साथ बातचीत जो है वो आईएमएफ के बगैर नहीं हो सकती। उसके बाद चीन का हमने तकरीबन इतना ही लोन देना है, तो चीन के साथ बिहाइंड द सीन्स तो बात पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, बट सामने पब्लिकली नहीं पता कि चीन ने आपको किस किस्म की सपोर्ट दे रहा है।
और क्या ये जो लोन्स चीन ने दिए हुए हैं इनको लंबी मुद्दत में वो कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसके अलावा और लोन्स कितने देगा। सो ये पूरी हमारी डेट स्ट्रेटजी एक पब्लिश होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ये तमाम कर्जों के बारे में एक पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो दुनिया को। वो जब राइट, मुझे स्ट्रेटजी मुझे आएगी सलमान शाह तो साहब फिर ये एक आपका और चीज़ पे ज़रा अपनी राय दे दें। ये जो इस वक्त तब कहा गया नई कानून साजी की जाएगी डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के हवाले से, और फिर जो कुछ पॉलिसी दी गई है कि बैरून मुल्क से जो एक सर्टन अमाउंट तक डॉलर लेके आएंगे उनसे ज़रिए आमदन नहीं पूछा जाएगा, ये सारे इकदाम किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएंगे और बेहतरी ला पाएंगे सर? प्रिसाइजली इस पर भी राय फरमा दीजिए। देखें, जो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ाम करेंगे वो तो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जो आप मार्केट बेस बनाने के लिए डीरेगुलेट मार्केट को करेंगे तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। सो हमें एक तो ये है कि हवाला मार्केट और इंटरबैंक मार्केट, इन दोनों को कंबाइन करने की ज़रूरत है ताकि एक ही मार्केट में सारी ट्रांजैक्शंस हों और बड़े आसानी से जो अवाम है, लोग हैं, वो अपने डॉलर्स ट्रांजैक्शंस बैंकों के ज़रिए करें और उसमें कोई होना नहीं चाहिए, बंदिश नहीं होनी चाहिए। सो वो एक इंटीग्रेटेड आपको मार्केट्स बनानी ही पड़ेगी। दूसरी बात जो मैं पहले कर रहा था कि वो आपको जो जब तक ये डेट स्ट्रेटजी आप बना के दुनिया को नहीं बताते तो आपका रिस्क प्रीमियम जो है ना इस वक्त दुनिया में श्रीलंका से 5 गुना ज़्यादा है आपका रिस्क प्रीमियम। मैं अभी कल ही चेक कर रहा था कि पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो हैं इन पे अगर आज आप बेचना चाहें तो 100% मुनाफे पे भी नहीं कोई लेता उसको, और श्रीलंका के बॉन्ड्स इस वक्त 20% पे बिक रहे हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेटस है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो श्रीलंका से बहुत नीचे जा चुका है। सो आई राइट थिंक, डॉक्टर और साहब, उसकी आपका वजह आपका ये है पॉइंट आ कि गया सर। हमने मेरे पास डेढ़ साल वक्त खत्म ज़ाया हो रहा किया है। है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। उम्मीद करते हैं जी कि जो चीज़ें हैं, यकीनन कोई बहुत हम खुशहाली वाला या बहुत अच्छा बजट एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बजट दिया गया चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती जाएंगी और जो अहदाफ सेट किए गए हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरे होते हुए हमें इस माली बजट में नज़र आएँ। आज के प्रोग्राम से इतनी। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने